ज्वाइन कर लो तुम लोग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग। अच्छा, कहाँ शुरू करना है आज हम लोग को? सर कॉम्प्लेक्स फार्मूला से शुरू करना था। ओके। ओके, कॉम्प्लेक्स फार्मूला। इसके पहले जो सिंपल फार्मूला था, चलो म्यूट करके रखो। जो सिंपल फार्मूला था उसमें हम लोगों ने सिर्फ दो ऑपरेंड की बात की थी, या एक ऑपरेटर था। अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे तब हम बोलेंगे कि दिस इज कॉम्प्लेक्स फार्मूला। जैसे यहाँ लिखा 5 + 2 × 8, 5 + 2 × 8, ये क्या है मेरा? ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला हो गया। ओके, जैसे देखो, इन सिंपल फार्मूला we use only one operator such as 7 + 9. A complex formula has more than one mathematical operator such as 5 + 2 × 8. When there are more than one operators in the formula, the order of operation is decided by a spreadsheet which operation to calculate first. In order to use complex formula, we need to understand the order of operation. Order of operation कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ऊपर वाला देखो 5 + 2 × 8, ठीक है? इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि 5 और 2 को जोड़ दें और जो योगफल आए, जो एडिशन का रिजल्ट आएगा, उसको 8 से गुना कर दें। दूसरा कि 2 और 8 को पहले गुना कर दें। 2 और 8 को, इक्वेशन देखो, 2 और 8 को गुना कर दें और जो वैल्यू आएगा उसमें 5 जोड़ दें। हो सकता है? ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये इक्वेशन और बड़ा होता है, एक्सप्रेशन और बड़ा होता तो और भी तरीका निकलता है। तो क्या दोनों तरीके से जोड़ने पे रिजल्ट एक ही आएगा? 5 और 2 7, 8 7 56, उधर होता है 8 2 9 16, 16 5 21, अंतर आ रहा है। ठीक है, तो हमको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कहने का मतलब ये है कि हम उस ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं कि द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर, कौन ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा, कौन ऑपरेटर। ठीक है, तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सा ऑपरेटर है और पहले कौन यूज होगा। ऑल स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स कैलकुलेट फार्मूला बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, बॉडमॉस रूल तुम लोग पढ़े होगे बचपन में। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या बात करते थे? उसमें तो अभी वही बात करते थे ना, प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। तो अब कैसे होगा? देखो, सबसे पहले ब्रैकेट पता है, तो ऑपरेशन इनक्लोज इन पैरेंथेसिस को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन को, जो पावर वाला जो कैरेट साइन था, पावर जिससे निकाल रहे थे उसको, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का जो प्रेसिडेंस है, जो प्रायोरिटी है, वो सेम है, वो सेम है। तो अगर वो सेम है तो पहले किसको करें?
तो जो पहले आएगा, अगर हम लेफ्ट टू राइट हम रीड करें एक्सप्रेशन को, लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम रीड करते हैं, जो ऑपरेटर प्लस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो पहले आएगा उसका पहले, और जो बाद में उसका बाद में। ठीक है, ठीक उसी तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन का भी प्रेसिडेंस लेवल एक ही है ना। मान लो हम लिखे हैं 3 + 4 - 2, तो तुम जोड़ के घटाओ या घटा के जोड़, बात बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ठीक उसी तरह से प्लस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखोगे, उसमें भी बात यही है, पहले कोई भी करो, डिवीजन करो तब मल्टीप्लिकेशन करो, या मल्टीप्लिकेशन करो तब डिवीजन करो, बात एक ही होगा, सिर्फ यही दोनों ऑपरेटर है तब। ठीक है, तो तरीका क्या बनाया गया कि एडिशन सब्सट्रैक्शन हो तब और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तब, जो पहले आएगा उसका सॉल्यूशन पहले करेंगे। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद कैरेट साइन, कैरेट मतलब एक्सपोनेंशियल वाला, पावर वाला, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा बाद में, उसके बाद लास्ट में प्लस और माइनस, जोड़ और घटाओ। ठीक है, अब ये बताओ, फटाफट सॉल्व करके बताओ, ये 10 प्लस ब्रैकेट में 6 - 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर साइन के साथ फिर 2 मल्टीप्लिकेशन 4/1, क्या आएगा इसका आंसर? जैसे बताओ। यस सर। सॉल्व करो फटाफट। ट्वेल्व। कितना है कृष्णा? एक एक इंडिविजुअल को बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करके बताओ, सब लोग करो। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा और क्या वैल्यू आएगा इसका। ऑनलाइन वाले किन्हीं का जवाब नहीं आया कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले ब्रैकेट, तो हम लिखते हैं 10 + 6 - 3, क्या होगा? 3। ठीक है, बाकी को वैसे ही उसको लिख देते हैं। ठीक है, फोर -1, पहला काम तो हम लोग कर लिए पैरेंथेसिस का। इसके बाद कैरेट का काम करना है, मतलब इसका काम करना है, ये वाला है ना। तो इसका काम करने का मतलब यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, 2⁻² मतलब 4 हो गया 4। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देखो पहले ये डिवीजन भी है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है, तो अगर हम जैसे बताया था इसके लिए इसका काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको एक बार ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और वहां सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम इसका काम करते हैं 3/4। 3/4 का मतलब हो गया 0.75, 0.75 गुना, अब गुना करेंगे, गुना 4 कितना होगा? 75 75 1.5 3 है ना, 3.0 होगा, मतलब 3 हो गया, 3 हो गया। और 10 + 3 13 में से 1 गया 12। क्लियर है? गुड। ठीक इसी तरह से यही हमको समझना है कि ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है। किसी को कोई डाउट है? ओके,
यहाँ के बाद अब हम लोग बात करेंगे सेल रेफरेंसेस की। सेल रेफरेंस कहने का मतलब कि सेल का जो एड्रेस है, जो उसका कॉलम और रो से जो एड्रेस बना रहे हैं, उस एड्रेस के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो फॉर्मूला तुम देखे थे, जब हम एक रो में जब हम लिख रहे थे प्लस इक्वल टू साइन देके A2 प्लस B2 तो ऐड हो गया, और उसको जब हम फिल हैंडल से जब फिल कर दिए पूरे कॉलम में, तो जितना था अकॉर्डिंगली सब फिल हो गया। अब ये समझो कि वहां पे जो फॉर्मूला दिया गया था वो A2 प्लस B2 दिया गया था, ठीक है। तो जब नीचे वाला कॉलम में जब हम जोड़े तो A3 प्लस B3 हुआ होगा, तभी तो जुड़ा। समझ में आ रहा है तरुण? ठीक है। और टोटल अगर वैसा 10 रो था और हम उसको ड्रैग कर दिए थे 10 बार को, तो 10 अकॉर्डिंगली ऐड हो गया। ये कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में तो हम लोग लिखे थे A2 प्लस B2, है ना। उसके नीचे वाले रो के लिए तो फॉर्मूला हो गया क्या? A3 प्लस B3। उसके नीचे वाले के लिए A4 प्लस B4। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन तुरंत पूछो, ठीक है। तो ये जैसे ही हम ड्रैग करते हैं नीचे फार्मूला को, तो वो फार्मूला जो रिलेटिव रेफरेंस वाला फार्मूला है, वो खुद जैसे जैसे तुम्हारा रो इंक्रीज करता जाता है फिल हैंडल का, वो खुद ब खुद रो नंबर को इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल रेफरेंसेस, पहला है रिलेटिव और दूसरा है एब्सोल्यूट, ठीक है। The relative and absolute reference behave differently when copied and filled to other cell. Relative reference change when a formula is copied to another cell, खुद ब खुद वो चेंज हो जाएगा। But absolute reference on the other hand remains constant no matter what they are, where they are copied. कहीं कॉपी करो वो वहीं रहेगा, ठीक है। Relative reference, by default all cell references are relative reference. When copied across multiple cells, they change based on their relative positions of rows and columns. For example, if we copy the formula A1 plus B1 from row 1 to row 2, row 1 में है A1 plus B1, उसको हम फिल हैंडल ड्रैग करते हैं दूसरे रो में, तो A1 प्लस B1 खुद ब खुद A2 प्लस B2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस है, जिसको फार्मूला का जो रेफरेंस यूज कर रहे हैं, जिसको ड्रैग करने पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग रिलेटिव रेफरेंस। Relative references are especially convenient whenever we need to repeat the same calculation across multiple rows and the columns. Same मतलब हम दो वैल्यू को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जोड़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या जोड़े? B1 प्लस C1 प्लस D1 जोड़ के टोटल निकाल दिए रोल नंबर 1 का। रोल नंबर 2 का भी यही काम करना था, 3 का भी, 4 का भी। तो हम ड्रैग कर दिए, सारा का सारा मेरा सॉल्व हो गया। ये तो क्या रिलेटिव। दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या है कि मान लो कोई ऐसा सेल है जिसको फिक्स रखना है, उसको हम कैलकुलेशन में शामिल करना चाहते हैं, और जैसे जैसे ड्रैग करें वो एड्रेस हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, वो फिक्स रहना चाहिए। तो हम उसके लिए रिलेटिव रेफरेंस यूज करते हैं। There may be times when we do not want a cell reference to change when filling cells. Unlike relative references, absolute references do not change when copied or filled. We can use an absolute reference to keep a row or a column and or दोनों, मतलब दोनों को रख सकते हैं या दोनों में से कोई एक, and or column constant. An absolute reference is designated in a formula by the addition of the $ sign before the column and the rows.
इफ इट प्रीसीड्स द कॉलम और रो बट नॉट बोथ, या तो कॉलम या तो रो दोनों नहीं अगर है तब हम बोलेंगे ये मिक्स रेफरेंस है। कहने का क्या मतलब कि देखो जब हम डॉलर साइन नहीं लगा रहे थे, जब यहाँ पे A2 था, A2 तो A के आगे भी डॉलर लगा दिए, बी के रो कॉलम के आगे भी और रो के आगे भी डॉलर, मतलब $A $2 हो गया। ये दोनों हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया। इसको कितना भी ट्राई करोगे ये हमारा A2 को ही रेफर करेगा, ये हमेशा A2 को ही रेफर करेगा। इसको बंद कर दो, तो बोलना चाहिए थी तुमको, तो ठंड लग रही है, इसको बंद करो। ठीक है, सेकंड वाला देखो, A के आगे डॉलर नहीं लगा है, 2 के आगे डॉलर लगा हुआ है, तो ये मिक्स रेफरेंस हो गया। ये और ये दोनों मिक्स रेफरेंस है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। इसके पहले वाला जो था ये वाला, ये था मतलब रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स, ये 3 रेफरेंस समझ में आ गई बात। ठीक है, अभी हम तुमको करके दिखाएंगे इसको। ठीक है, तीसरा कि अगर मान लो एक शीट हम बनाते हैं और उस शीट में से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सेल का डेटा हमको दूसरे शीट में लेके जाना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वहां देखे वहां लिखा हुआ था 13,522 रुपया, तो हम उसको देख के वहां 13,522 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ये तो रेफर नहीं ना हुआ, वो तो अलग डेटा, ये तो अलग डेटा है। हमको इस सेल को रेफर करना था। जैसे कैसे किसी सेल में लिख देते हो A1, किसी सेल में हम जाके लिख दे बराबर A1, तो A1 में जो डेटा था वो यहाँ दिखेगा, है ना। तो ये मतलब ये सेल जो है जिसमें A1 लिखा गया है वो सेल उस A1 से रेफरेंस ले रहा है। तो ये काम हम एक शीट पे तो कर रहे हैं, क्या 2 शीट के पर कर सकते हैं, इंटर शीट कर सकते हैं क्या? ठीक है, शीट 1 के A1 में कुछ डेटा है, हम शीट 2 के B3 में वो डेटा चाहते हैं, और ऐसा चाहते हैं कि शीट 2 का B3 रेफरेंस ले शीट 1 के A1 का। अगर वहां डेटा चेंज होता है तो यहां भी चेंज होगा। ठीक है, तो यूजिंग सेल रेफरेंस विथ मल्टीपल वर्कशीट्स, Excel allow us to refer to any cell on any worksheet, which can be especially helpful if we want to reference a specific value from one worksheet to another. To do this, we need to begin the cell reference with the worksheet name followed by the exclamation sign. Not के लिए जो हम यूज करते हैं वो साइन, इंग्लिश में एक्सक्लेम करने के लिए जो यूज करते हैं वो साइन कैसा होता है? हाँ, एक स्ट्रेट छोटा सा लाइन, उसके नीचे डॉट, बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड टू रेफर A1 ऑन शीट 1, इट्स सेल रेफरेंस वुड बी शीट 1 एक्सक्लेमेशन साइन A1। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर शीट 1 का अगर तुम नामकरण करते हो, इसको रिनेम करते हो, और रिनेम में 2 वर्ड यूज करते हो, 2 वर्ड, ऐसा तो हम लोग बात की है ना कि वेरिएबल नेम में या फील्ड नेम में कुछ में भी 2 अलग अलग हम नेम नहीं रख सकते, ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकते। लेकिन शीट को रिनेम करने में वो लिमिटेशन हमारे साथ नहीं है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, मालूम लिख रहे हैं जैन अकाउंट्स, मतलब जनवरी का अकाउंट, यह हम लिख सकते हैं 2020 2021। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा वर्ड में आप रीनेम कर दिए हैं और तब उस शीट का रेफरेंस लेना है, तो कुछ करना नहीं है आपको, अलग अलग वर्ड, जैसे मान लो सपोज करो, ऐसा सोच के देखो लॉजिकली, हम अटेंडेंस बनाए हैं। ठीक है, तो जनवरी स्पेस 21 एक शीट है, दूसरा शीट है उस पर लिखा है फेब स्पेस 21। ओके, अब हम जनवरी 21 शीट का कुछ रेफरेंस लेना चाहते हैं, तो हम क्या बताएं, तुमको शीट नंबर डॉट एक्सक्लेमेशन साइन और वो लिख देना है। तुम क्या लिखोगे, जनवरी जैन स्पेस 21 जैन डॉट शीट 1। एक्सेल क्या करेगा, 21 डॉट शीट 1 समझेगा, उसके पहले जैन जो लिखा था वो उसको तुम्हारे शीट का नाम कंसीडर नहीं करेगा।
समझ रहे हो, बीच में स्पेस है। तो हमको ये चीज बताने के लिए कि नहीं नहीं जनवरी छोड़ना नहीं है, जनवरी और 21 सब मिला के शीट का नाम है। हमको कुछ करना है, बड़ा सिंपल है, दोनों को सिंगल कोट से इंक्लोज कर देना है। ठीक है, अगर एक वर्ड में है कोई आवश्यकता नहीं, एक से ज्यादा वर्ड में है तो सिर्फ उसको इंक्लोज करके हम एक बना देंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? गुड। हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं ताकि बाद में कभी तुम लोग को दिमाग से उतर जाए तो पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। इफ अ वर्कशीट is renamed in a name which contains a space, then we need to include single quotation mark around the name. For example, if a cell A1 on a worksheet named July attendance, its cell reference would be July attendance. यहाँ देखो July attendance को हम लोगों ने सिंगल कोट्स में इंक्लूड कर दिया, तब दिखाया एक्सक्लेमेशन साइन के साथ A1। ओके, अब इस चीज को हम लोग तीनों तरह के रेफरेंस को, एब्सोल्यूट और रिलेटिव और ये वाला है ना जो इंटरसीट वाला, वो दोनों हम लोग करके देख ले एक बार। अच्छा, यहाँ पे ये तो हम लोग रिलेटिव वाला तो देखे हो, उसको समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 23, 24, 25, सॉरी 45, यहाँ कुछ भी लिख देते हैं हम लोग। वेट ए मिनट, एक और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इक्वल टू प्लस B3, D3 एंड E3। ठीक है, ये तो आ गया 102। इसको हम लोग क्या कर दें, ड्रैग कर देना है। ड्रैग करेंगे तो वैल्यू तो हमको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर हम इसको देखना चाहें फॉर्मूला व्यू तो देखो तो C3, C3, E3, यहाँ C4, D4, E4, यहाँ C5, D5, E5। हम जब ड्रैग किए तो मेरा पूरा का पूरा फार्मूला चेंज हो गया, हुआ ना? ओके, अब हम तो हम फार्मूला व्यू जैसे कंट्रोल और ये जो एसेंट है ना, बताएंगे तुमको, वेव एसेंट, उसको यूज करने से फार्मूला व्यू आ जाता है, बताएंगे आगे। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब मान लो ये 3 नेम है ना, ये नाम है प्रिया, श्याम एंड रंजन। इनको अलग अलग 3 चीज में खर्च करना था, और इनको खर्च करना था, ये मान लो हो गया इनको ब्रेकफास्ट, और ये हो गया लंच, और ये हो गया डिनर। ये खर्चा हो गया और ये टोटल। ठीक है, स्वाति क्या हुआ? ओके, तो यहां तक तो समझ में आया, ये था नेम, इसको नेम कर देते हैं। और इन लोग को जो पैसा दिया गया था खर्च करने के लिए, वो पैसा था 500 रुपीज। लिख देते हैं यहाँ पे 500 रुपीज दिया गया था, टोटल पैसा सबको। ठीक है, टोटल। अब हमको ये निकालना है कि किसका कितना रिमेन हुआ, रिमेनिंग। ठीक है, तो रिमेनिंग हमको निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको 500 में से, मतलब H2 है ना, H2 में से माइनस करना है सबको। अच्छा, हम लोग पहले रिलेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसमें सक्सेस मिलता है कि नहीं। इक्वल टू
H2 माइनस, ठीक है, तो 98 से हो गया 200 और 300, ठीक है। इसको अगर हम ड्रैग कर दे तो क्या होगा, देखो गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम क्या करेंगे कि हमको ये H, ये वाला जो है H2, इस चीज को हमको फिक्स कर देना होगा, ये नहीं बढ़ना चाहिए। कैसे करेंगे, डॉलर लगा देंगे, H डॉलर H डॉलर 2, ठीक है। अब प्रेस करो, अब इसको ड्रैग करो, क्लियर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर मान लो हम फिर फार्मूला व्यू में आए, फार्मूला व्यू में देखो यहाँ डॉलर H डॉलर 2 डॉलर H डॉलर 2 डॉलर H डॉलर 2 सब जगह है। यहाँ F5 F6 F7 ये वाला जो था रिलेटिव था, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि ये वाला जो था क्या था, H2, शीट 1 का H2 अगर हमको यहां पे चाहिए तो हम लिखेंगे बराबर शीट 1 H2, ठीक है। देख रहे हो 500 आ गया। अगर मान लीजिए 500 को हम 600 कर दे तो क्या होगा, वहां चेंज होगा, हो गया चेंज, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा डेटा शीट 1 से शीट 2 में लेके जा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, शीट का नाम और उस सेल का नाम दे देना है, शीट का नाम है ना, वो सेल का नाम देना है, ऑटोमेटिकली मेरा वो डेटा वहां पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखें एक बार। फंक्शन पढ़े हो ना, सॉफ्टवेयर में भी पढ़े होगे, क्यू बेसिक में भी पढ़े होगे। फंक्शन क्या होता है बताओ, विष्णु तुम बताओ। हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं, व्हाट इज फंक्शन। आप लोग में से कोई फंक्शन बताइए। Sir, function is a set of instructions that is performed a specific task. Swati? The function is a set of instructions and choose a specific start in particular order. कुछ बताओ। ओके। अब हम लोग अभी फार्मूला देखे ना, फार्मूला देखे तो हम लोग को क्या किए, इक्वल टू साइन और वो सेल का एड्रेस देखे, प्लस साइन दूसरा वाला, प्लस साइन तीसरा वाला, तो ये तीनों ऐड हो गया ना। मान लो अगर हमको हॉरिजॉन्टली ऐड करना होगा तो क्या लिखेंगे, A2 प्लस A3 प्लस A4 A प्लस, ऐसा देखते चले जाएंगे, हो जाएगा प्लस 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 प्लस। अगर मान लो हमको हंड्रेड्स ऑफ रोज कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखना पड़ेगा, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एंड सो ऑन A100 तक, 102 तक, ठीक है। तो हमको 100 वेरिएबल्स, 100 सेल का एड्रेस वहां पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी में से मिन मैक्स निकालना होता, कुछ भी हमको करना पड़ेगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके बाद हुआ कि जब आपको बहुत बड़ा, बहुत रेंज ऑफ सेल में काम करना है, तब आप सिर्फ ऑपरेटर से इक्वेशन बना के नहीं काम कर सकते। इक्वेशन बना के, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो, सिंपल हो, कुछ भी हो, सिर्फ इक्वेशन से काम नहीं हो पाएगा। और हम कितना काम करेंगे, मान लो अभी तो प्लस का बात है तो समझ में आ रहा है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स होता है, एवरेज निकालने का बात हो सकता है हो, ठीक है, मिन मैक्स का बात हो सकता है हो, इस तरह का बहुत कॉम्प्लेक्स।
सब कुछ, सारा डेटा, हमको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। प्रॉफिट लॉस कंसेप्ट क्लियर है अगर, तो बस उस फॉर्मूला लिख दो, कहाँ तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, कहाँ परचेज प्राइस है, कैसे किसको किस में से घटाना है, कहाँ गुना करना है 100 से, ये सब अगर जानती हो तो बस करना है, वो एक्सेल सब काम करेगा। ठीक है। तो फंक्शन, इसीलिए फंक्शन जैसे बोले कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, दैट इज द रेडी टू यूज फंक्शन, जिसको लाइब्रेरी फंक्शन हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। दैट फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन, आपको उसको बुलाना है, काम करके जाएगा आपका, है ना। जैसे किसी ऑफिस में हमको कोई असिस्टेंट प्रोवाइडेड हो, हम उसको कोई काम बोले वो काम कर दे, ठीक उसी तरह से ये फंक्शन भी आपके लिए काम करेगा। फायदा क्या है? फायदा यह है कि आपको उतना ज्यादा ऑपरेंड ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फंक्शन का नाम, उसके लिए ऑब्वियसली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, अलग बात है कि हम नहीं लिखे, है ना। दैट इज प्रोवाइडेड बाय एक्सेल। ठीक है, बोलते हैं कि एक्सेल टन्स ऑफ फंक्शंस आर देयर, बहुत फंक्शन है, सारा फंक्शन कवर नहीं कर सकते हम लोग, सारा फंक्शन हम लोग कवर नहीं कर सकते, फंक्शन बहुत सारा है। तो फंक्शन समझने के लिए तुम लोग चूंकि प्रोग्रामिंग किए हो, इसलिए तुमको समझने में टाइम लगेगा नहीं। फंक्शन, तो फंक्शन का नाम होगा, कॉल कैसे करेंगे, कॉल कैसे करेंगे? मान लो जो असिस्टेंट जिसको बनाना है काम के लिए, उसको कुछ नाम होगा तभी ना बोलेंगे। हाँ, वो आमिर खान की तरह सीटी बजा के ऐसे तो नहीं बुलाएंगे है ना जी। ओके, वो हो गया। दूसरा, अगर हमको कुछ काम तुमसे लेना है तो तुमको कुछ पैरामीटर, कुछ डेटा देंगे ना। मान लो हमको एडिशन नहीं आता है, छोटा छोटा बच्चा होता है, उसको एडिशन सीख रहा होता है, तो आता है पापा पापा ये वाला ऐड करके बताइए, तो वो नंबर देता है ना कि ये 7 और 8 ये ऐड करके बताइए, तो पापा को समझ लो ऐड फंक्शन है, वो उसके पापा जी ऐड फंक्शन है, और उनको 7 और 8 ये 2 नंबर बच्चे ने दिया, इसका एडिशन हमको जानना है। एग्जैक्टली फंक्शन यहाँ पे वैसे ही काम करेगा, फंक्शन नेम होगा, और जिस डेटा पे फंक्शन को काम करना है वो एज ए पैरामीटर या आर्गुमेंट के रूप में जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो फंक्शन इज प्रीडिफाइंड स्टोर्ड फार्मूला and performs calculation using a specific value in a particular order. A spreadsheet program includes common functions that can be used for quickly finding the sum, average, count, maximum value and minimum value for the range of the cell. Every function has 2 parts. क्या क्या? Function name and argument list. For example, sum function, sum और A1 क्लोन A9, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि A1 भी, A2 भी, A3 भी, A4, 5, A6, A7, A8 एंड A9, मतलब A1 to A9 all the cell of A column from row number 1 to row number 9, यही ना मतलब है। ग्रेट, तो ये हो गया, ये आसान हो गया ना। अगर मान लो हमको इस टोटल 9 सेल को लिखना पड़ता प्लस में, तो क्या लिखना पड़ता, कितना मुश्किल होता। आर्गुमेंट्स कैन बी इंडिविजुअल सेल्स और रेंज ऑफ द सेल्स एंड मस्ट बी इनक्लोज्ड विद द पैरेंथेसिस। हम लोग हमेशा देखे हैं कि अगर मान लो हम पैरेंथेसिस ना दें, मान लो आर्गुमेंट नहीं देना है, बहुत सारा ऐसा होता है ना फंक्शन जिसमें आर्गुमेंट नहीं होता है, तो आर्गुमेंट नहीं होता तो पैरेंथेसिस ना दे, क्या जरूरत है पैरेंथेसिस का? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं दीजिएगा तो वो किसी सेल का कोई वेरिएबल कुछ और समझ लिया जाएगा, वो फंक्शन रिकॉग्नाइज नहीं किया जा पाएगा। कहीं भी तुम सी में बात कर लो, पाइथन में बात कर लो, यहाँ बात कर लो, तुम्हारा क्या था क्यूबेसिक, उसमें बात कर लो, फॉक्सट्रॉट, इवन फॉक्सट्रॉट में बात कर लो, कहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पैरेंथेसिस तो रहेगा ही रहेगा, पैरामीटर हो या ना हो। पैरामीटर रहेगा तो पैरेंथेसिस के अंदर कोई डेटा, कोई वैल्यू जाएगा, नहीं रहेगा तो पैरेंथेसिस मेरा ब्लैंक होगा, बट रहेगा जरूर।
कंफ्यूज करने के लिए पूछ देते हैं वाइवा में, पैरेंथेसिस क्यों आवश्यक है? ठीक है, पैरेंथेसिस जब पैरामीटर नहीं रहेगा तब पैरेंथेसिस क्या है, तो तुमको लिखना पड़ेगा कि वो सिंटैक्स है, दैट पैरेंथेसिस इज द पार्ट ऑफ सिंटैक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये फंक्शन देखेंगे। तो टाइम बच रहा है कि नहीं? टाइम खत्म हो गया। हम अगले बार फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज जो फंक्शन है ना, सम, एवरेज, काउंट, मीन एंड मैक्स, ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग बहुत सारा, चूंकि बहुत सारा फंक्शन है तो बहुत सारा फंक्शन ऐसे पढ़ने से दिमाग में रहेगा नहीं। ठीक है, जैसे फॉक्सट्रॉट में हम लोग ने पढ़ा था कि डेट टाइम न्यूमेरिक अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, तो ऐसे बाइफरकेट करके पढ़ने में वो हमको याद रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही फंक्शन होगा। और जितना फंक्शन यूज होता है मैक्सिमम, ठीक है, जो तुम्हारे एकदम दूर दूर तक तुम्हारे काम का नहीं है वही हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी सारा फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या चैट में सब लोग लिखा है? राज वर्मा 34/3। अच्छा वो वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 11 सेकंड वाला क्या है? राजेश कुमार, यस सर। सेकंड 11 सेकंड। अच्छा सेकंड वाला, अच्छा अच्छा, हम घंटा मिनट सेकंड सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ राजेश वेरी स्मार्ट, गुड। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, और इसके बाद आगे फिर हम लोग पूरा फंक्शन देखेंगे। ओके, आज के क्लास में अगर कुछ चीज हो जो तुम्हारा दोबारा रिव्यू चाहिए हो तुमको, या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, क्लियर ना हुआ हो, तो बोलो। सर अटेंडेंस नहीं बनेगा सर। पढ़ाई की बात बोले, पढ़ाई बोलो। अभी आज जो पढ़ाए हैं उसका बात करो। सब समझ में आ गया ना? कोई सवाल नहीं है? जिसका सवाल नहीं हो तो बोले कि नहीं सर मेरे तरफ से कोई सवाल नहीं है। नो सर। गुड।